अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेकंड पार्ट। पिछले हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर डाले, उसको सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। देखते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैचिंग कराते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये क्वेश्चन 65 है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए किस पे जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है नंबर फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अ कंट्री। तो बैलेंस ट्रेड जो आएगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, ये जो है आपका, इसका आंसर ये रहेगा आपका, ठीक है। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आंसर नंबर 1 है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये करंट अकाउंट का है। अब है बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर सी देखिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, ऑल इकोनॉमिक between a country resident and resident of other countries. So all economic between a country resident and resident of other country. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखिए क्या जाएगा। कैपिटल अकाउंट नंबर 2 है, ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंट्री। तो ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंट्री। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए नंबर 4, बैलेंस ऑफ ट्रेड का नंबर 4 होगा, वैल्यू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। करंट अकाउंट जो होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो करंट अकाउंट क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 3, आर इकोनॉमिक between a country resident and residents of other countries. कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट जो है आपका नंबर 2 है, ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो नंबर 1 है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये देखिए। नंबर 2 है बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज। नंबर 3 है गोल्ड रिजर्व। ये तीनों आपका आंसर सही है, तो ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर कौन सही है, इसका आंसर डी सही है, IMF एंड IBRD। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो IMF एंड IBRD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टास्क फंक्शन ऑफ बेसिक फंक्शन है, अच्छा हाँ, बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। तो इसमें कौन सा जो है बेसिक फंक्शन ऑफ WTO आपका नहीं है। तो टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट, टू सेटल डिफरेंट एंड डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। टू सेटल, इनके सदस्य देशों के बीच मतभेद विवादों को निपटाना। इसमें कौन सा कारण WTO का नहीं है। व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन को शुरू करना। ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं। आपको मैं ढूंढ रहा था, हम कल नहीं आए, कल तो निकाल के यहाँ रखे ना, फिर आया तो इधर निकला। अच्छा, तो ऊपर दियो, बड़ी भाभी दियो, देखें चल रहा है। जो भाभी दियो। नंबर सी देखिए, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड।
ये नहीं होगा। टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिटिक्स इज मेंबर ऑफ द कंट्रीज, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ये नहीं होगा। टू कैरी आउट, ये भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार संतुलित विकास को सुगम करना, ये ऐसा काम WTO का नहीं है, ठीक है। इसके सदस्य देशों के व्यापार नीतियों को अवधि समीक्षा करना, इसका काम ये तो हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम ऑफ द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, तो वर्किंग कैपिटल हो सकता है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट नहीं होगा आपका, बी इसका आंसर नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ये हो सकता है, टर्म्स हो सकते हैं। तो एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम को एक भाग के रूप में निर्यातकारी कंपनी होती है वित्त के अंतर्गत विदेशी निवेश वित्त कार्यशील पूंजी व मियादी ऋण की सम्मिलित किया जाता है, इसको माल लादने के ऋण में सम्मिलित नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आती। लोन दे सकती है, सब चीज़ें नहीं आती हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। निम्न कौन सी प्रमुख सरकारी एजेंसी जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें कौन से उत्तरदायी हैं? मुझे लग रहा है इसमें जो है आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सी आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो होगा ये इनके सही होगा। अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिया तो सही है लेकिन इसका आंसर गलत दिया है इसमें। तो AS1 जो होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है। AS3 होता है देखिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। AS3 याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और AS10 किस लिए होता है? AS10 होता है आपका AS10 होता है फिक्स एसेट के लिए, और AS19 होता है लीज और अकाउंटिंग के लिए। तो AS1 जो है, AS1 क्या होता है? AS1 होता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS3 बताइए, AS3 क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए AS3 आता है, सही है। AS10 आता है फिक्स एसेट के लिए, और AS19 क्या आता है? AS19 आता है आपका, बताइए 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 बताइए, AS19 आता है लीज के लिए। AS19 किसके लिए? लीज के लिए। फिर देखिए AS1 क्या है? डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज है। AS3 क्या है? AS3 क्या बताइए, सोचिए। AS3 है कैश फ्लो, AS10 है फिक्स एसेट, और AS19 है लीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 72 देखिए, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बोथ फॉर द लेजर एंड द लेसी। हाथ और ब्याज की उपलब्ध का ढाल पट्टा दाता दोनों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लीज एक्ट। A lease should evaluate the lease option against the buying option. AS19 financial lease is shown in the balance sheet. तो बताइए कौन सा सही है? इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। The tax shield on depreciation and interest is an imposed variable both the lessor and the lessee. A lessee should evaluate the lease option against the buying option. ठीक है। As per AS19 financial lease is shown in the balance sheet of the lease lessee as an asset. ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट 1953। गलत है। सेबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंगस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा भी नहीं है। द पर्पस ऑफ द इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय सेबी टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन्स इन इन्वेस्टर्स। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ये भी गलत है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये सही है। तो सेबी जो है, सेबी का जो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, जब ये हर्षद मेहता कांड हुआ था। इनका काम है जो प्रतिभूति सिक्योरिटीज का निवेश करना, निवेशकों हितों का संचय करना, प्रतिभूति जो विकास को उन्नयन करना, प्रतिभूति ऊर्जा का विनिमय करना और संबंधित उसके अनुषंगी कार्यों को प्रावधान करना। तो ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज।
रिवर्स मर्जर, निगोशिएबल मर्जर, ऑफर फॉर सेल और अरेंज मर्जर। तो अरेंज मर्जर्स का सही आंसर है। मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर दी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अरेंज मर्जर। तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। An option which gives its holder the privilege of the selling to other party to a fixed amount of some stock at a stated price or before a predetermined date is known as call option। एक ऑप्शन जिसमें उसके धारक के प्रतिभूति को निश्चित मात्रा को दूसरे पक्ष को व्यक्त मूल्य पर पूर्ण निर्धारित तिथि को या उसके पहले विक्रय करने की का वर्णन करते हैं। एक ऑप्शन जिसके धारक एक नंबर 2 देखिए, प्रतिभूतियों की निश्चित मात्रा को दूसरे पक्ष में एक व्यक्त मूल्य पर पूर्व निर्धारित तिथि या उसके पहले क्रय करने के विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उसे पुट ऑप्शन कहा जाता है। तो इसके दोनों आंसर सही होंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दोनों इसके सही आंसर हैं, स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर देख लीजिए, जब दो total risk of portfolio of two risk securities can be completely eliminated when their return are perfectly negative, correlated and their proportionate holding in the portfolio are inversely related to the relative individual risk of the security। सही बात है भाई। दो जोखिम वाली प्रतिभूतियों से बने पोर्टफोलियो कुल जोखिम पूर्णतः समाप्त हो सकती हैं जब इनके प्रत्यायों के संपूर्ण यह संबंध ऋणात्मक है। उनकी प्रतिभूतियों पोर्टफोलियो समावेश का अनुपात इसके सापेक्षिक व्यक्तिगत जोखिम विलोम से संबंधित हो। दोनों आंसर सही हैं आपके। अब आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन दी 7P of marketing mix given in the booms and bitter, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस। ये तीनों हैं लेकिन पॉलिटिक्स नहीं आता। तो इसके ब्रूम्स एंड बिटनर द्वारा बताए गए मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत 7P कौन से हैं? तो याद रखिए, पीपल, फिजिक्स, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्राइसेस, प्रमोशन, प्लेस। तो पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्राइसेस, प्रमोशन, प्लेस। तो पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्राइसेस, प्रमोशन, प्लेस। ये सभी चारों बिल्कुल ये सही होंगे, पॉलिटिक्स नहीं होगा। जो अब अगला क्वेश्चन है उसका देखिए आंसर दिया हुआ मैचिंग का है, जैसे बढ़ा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था छोटे छोटे क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अभिलक्षित होती थी जो वस्तुओं को स्थानीय आधार पर विक्रय करते थे। ये कहता है फ्रेगमेंटेशन। मानकीकृत ब्रांडेड वस्तु को राष्ट्रीय स्तर विक्रय किया जाता है, इसे मास मार्केटिंग कहते हैं। जनसांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक और जीवन शैली कारकों आधारित बाजार विश्लेषण का सेगमेंटेशन कहलाता है। सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रगतियों ने विशेषकर डिजिटल संचार के क्षेत्र में विपणनकर्ताओं के लिए अलग अलग ग्राहकों के लिए अत्यंत छोटे समूह के साथ संप्रेषण करना संभव बनाया है। ये कहलाता है हाइपर सेगमेंटेशन। क्या कहलाता है? हाइपर। अब देखिए 79 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन internal factor of pricing decision? Price elasticity as per sales of product, consumer expectation from a company by past pricing, position of product in product cycle, consumer behavior for given product। तो इसका आंसर डी होगा, कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। तो नॉट लिखा है, नॉट का मतलब नहीं। नॉट मतलब क्या है? नॉट का मतलब है नहीं, नहीं। तो प्राइस इलास्टिसिटी एज पर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के विक्रय के अनुसार मूल्य रोज, जो प्राइसिंग डिसीजन के लिए आता है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनी बाय पास्ट प्राइसिंग, पूर्व काल के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी के उपभोक्ताओं की अपेक्षा। भाई ये भी आएगा, उपभोक्ता अपेक्षा तो ज़्यादा प्राइस रखा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट साइकिल, उत्पाद चक्र में उत्पादन की स्थिति। ये बिल्कुल सही है। तो तीन सही है, तो डी गलत है। डी गलत है इसलिए कारण क्या कहा जाएगा
कि डी भैया कंज्यूमर बिहेवियर जो है, ये डी जो गलत है। कंज्यूमर बिहेवियर फॉर द गिवन प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर फॉर द गिवन प्रोडक्ट, दिए गए उत्पाद के लिए उपभोक्ता का व्यवहार। व्यवहार क्या मतलब भाई, व्यवहार कोई मतलब ही नहीं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लीजिए आप, खत्म कहानी। Advertising method, question number 88, advertising method in which a commercial is broadcast simultaneously on several radio station and or television channel is known as, इसे कहते हैं, इसका डी आंसर, रूट ब्लॉक। Advertising method in which a commercial is broadcast simultaneously on several radio station और television channel is known as, क्या कहलाएगा, सॉरी अब कहलाएगा रूट ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग, मतलब कौन सा सही है। फर्स्ट है ये, अ वेल चोजन मार्केटिंग चैनल मस्ट बी अलाइंड टू कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। एक अच्छी तरह से चुने हुए विपणन चैनल को खंडीकरण, लक्ष्य निर्धारण और स्थिति निर्धारण के संदर्भ में कंपनी की विपणन कार्यनीति के साथ अवश्य रूप में संरेखित होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। मार्केट चैनल आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ कंजम्पशन। ये भी बिल्कुल सही है। 82, क्वेश्चन नंबर 82 में आइए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज सर्टन एंड द अदर लेबल एज रीजन। चलिए ये तो पता ही है आपको। डेटाबेस असिस्ट इन मार्केट स्पेशली बिहेवियर सिगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयल्टी सिगमेंटेशन। डेटाबेस बाजार खंडीकरण विशेषकर व्यवहारगत खंडीकरण निष्ठावान खंडों को तैयार करने में सहायता हो जाती है। बिल्कुल सही है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। बिल्कुल सही। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है डेटाबेस have become an asset for the analysis of the customer behavior। ये CRM जो है कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस कर, दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर पहला सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Which one of the following initiative is not the strategy for managing shortage of employees in an organization? तो अटेम्प्ट टू रिड्यूस, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी पहल एक संगठन में कर्मचारियों की कमी को संभालने की कार्यनीति नहीं है। तो अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर, भाई टर्नओवर कम करोगे तो संभाल सकते हो कर्मचारियों को। ठीक है। ऑफर इंसेंटिव और पोस्टपोन रिटायरमेंट, ठीक है, इंसेंटिव बढ़ाइए और रिटायरमेंट कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। हायर टेम्परेरी एम्प्लॉय, ये भी सही है। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, ये नहीं आता भाई, ये जो डी है, डी नहीं आएगा और सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमें रिड्यूस, हमें क्या करना है, एम्प्लॉयों की शॉर्टेज से बचाना है। तो उसमें कौन चीज़ नहीं आती, इसमें डी नहीं आएगा। अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर आ सकता है, ऑफर इंसेंटिव टू पोस्टपोन रिटायरमेंट आ सकता है, हायर टेम्परेरी एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, लेकिन डी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 84 देखिए, जॉब कंटेक्स्ट का मतलब क्या है। जॉब कंटेक्स्ट जो है आपका क्या बता रहा है, जॉब कंटेक्स्ट, जॉब कंटेक्स्ट देखिए आपका आ रहा है किसमें, वर्क शेड्यूल में। तो एक क्या आंसर है, मैचिंग में वर्क शेड्यूल। अब आइए जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जॉब रिलेटेड इंटेंजिबल ये आएगा आपका सर्विस इसमें रेंडर्ड में। ठीक है। हाँ, तो जॉब कंटेक्स्ट क्या है, सेकेंड है वर्क शेड्यूल, और जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, ये है सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, सर्विस रेंडर्ड। और वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, वर्क एक्टिविटीज प्रोसीजर यूज, वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसीजर यूज। और वर्क परफॉर्मेंस क्या है, वर्क स्टैंडर्ड, वर्क परफॉर्मेंस क्या है, वर्क स्टैंडर्ड। जॉब कंटेक्स्ट क्या है, वर्क शेड्यूल, जॉब कंटेक्स्ट क्या है, वर्क शेड्यूल। और जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसीजर यूज, वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसीजर यूज। जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, आपका सर्विस रेंडर। जॉब से क्या है, सर्विस रेंडर बनेगा भाई, सर्विस रेंडर जो है जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल। और जॉब कंटेक्स्ट क्या है, आपका वर्क वर्क शेड्यूल है। ठीक है। वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसीजर यूज्ड।
वर्क परफॉर्मेंस क्या है? वर्क स्टैंडर्ड। वर्क परफॉर्मेंस क्या है? वर्क स्टैंडर्ड है। Which one of the following is not an advantage of external recruitment? Good performance is rewarded. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, बाहर भर्ती के फायदे का। गुड परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड, भाई गुड परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी? तो इसका आंसर पहले ही गड़बड़ लग रहा है, ये गलत आंसर है। मतलब कि यही आंसर जो है नहीं है, नहीं में ये आएगा। ठीक है, गुड परफॉर्मेंस जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फायदे क्या हैं इसका मैं बता रहा हूँ। स्कोप फॉर री स्टेटमेंट जेलस एंड हार्ड वन आर अवॉइडेड, उससे कोई मतलब ही नहीं। कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम्स इजी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। गिवन फॉर फॉलोइंग जो है आपका, ट्रेनिंग एड्स इज इंकरेजिंग द अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही है, प्रसाद विश्वास आत्म विकास को बढ़ावा देने उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट देखें भाई, आर पॉइंट का रीजन, इट्स हेल्प ए पर्सन हैंडल स्ट्रीम टेंशन फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह एक व्यक्ति को दबाव, तनाव, कुंठा, अंतर संभालने की मदद करता है। ये दोनों सही हैं, लेकिन आर एक्सप्लेन ए का नहीं कर, इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, ये आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, ये सही है इसका। ठीक है, देख लीजिए, पॉज कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट is the application of which one of the following? Development purpose, administrative purpose, organization maintenance purpose और documentation purpose। तो डी इसका आंसर सही होगा, documentation purpose। तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस जो प्रलेखन हेतु है, कर्मचारियों कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकता को पूरा करने की सहायता करने के लिए संलेखन हेतु उपयोग। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका क्या आंसर है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्म आकलन करने की विधि आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करना है, किसका उपयोग है? ये कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन हेतु का आता है। ठीक है, प्रलेखन हेतु। In which one of the following forms of workers' participation in management is the role of the workers' council not just advisory, but the management is under a moral obligation to acknowledge, accept and implement the unanimous decision of counseling। प्रबंधन में कामगारों सहभागिता में निम्नलिखित रूप से कामगार परिषद की भूमिका न केवल सलाहकार स्वरूप होनी है, बल्कि प्रबंधन परिषद के सर्वसम्मत निर्णय की स्वीकृति, प्रतिग्रहित और क्रियान्वित करने की नैतिक बाध्यता के अधीन होती है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा बी, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, सहचारी सहभागिता। प्रबंधन में कामगारों की सहचारी सहभागिता के रूप में। ठीक है, ये इसका आंसर, देखिए देख लीजिए, ये आंसर इसका, प्रबंधन के कामगारों की सहचारी सहभागिता के रूप में परिषद की भूमिका न केवल सलाहकार स्वरूप की होती है, बल्कि प्रबंधन परिषद के सर्वसम्मत निर्णय की अभिस्वीकृति, प्रतिगत और क्रियान्वित करने नैतिक बाध्यता के अधीन होती है। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट not manufactured by the firm in the home country। तो ये देखिए, ये आपको देखना है, इसका आंसर 3 सही है। थर्ड, इसे कहते हैं आपका कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, जिसे संगुटिक एफडीआई कहा जाता है, या इसको हम लोग कलेक्टिव एफडीआई भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव एफडीआई भी कह सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म एट द होम कंट्री, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी कलेक्टिव एफडीआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये कहलाएगा आपका
फ्रैगमेशन विखंडन FDI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फर्म द्वारा अपने घरेलू उत्पादन को बेचने तो विदेशी पत्र, मतलब अपने घरेलू उत्पादन तो क्या कहलाता है, ये घरेलू उत्पादन को विदेश में बेचने का ये कहलाता है फ्रैगमेंशियन FDI कहलाता है। नंबर ए देखिए, फिर देखिए फर्म द्वारा उन उत्पादों को जिनका उत्पादन के देश में नहीं कर रही है और उत्पादन को देश विदेश में प्रत्यक्ष निवेश हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है बैकवर्ड वर्टिकल FDI, नहीं सॉरी, ये कहलाता है कॉन्ग्लोमेरेट FDI कहलाता है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव FDI। ठीक है, नंबर सी आइए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम एट प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन होम कंट्री, स्वदेश में फर्म के उत्पादन प्रक्रिया हेतु आगत प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, तो ये कहलाता है बैकवर्ड वर्टिकल FDI। वर्टिकल सेकेंड है बैकवर्ड वर्टिकल FDI। फॉरेन फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज इन टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट, विदेशों में निवेश करने वाली विदेशी हस्तियों को नियंत्रण लेने वाली विदेशी फर्में, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इनवर्ट FDI। इनवर्ट FDI क्या कहलाती है, इनवर्ट FDI। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग रीजन, इसमें कौन सा रीजन सही है, क्या है, गलत है, देखो बताना है। The multilateral trading system is an attempt by government to make the business environment stable and predictable। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सरकारों द्वारा व्यावसायिक परिणामों को स्थिर तथा पूर्वानुमेय बनाने के प्रयास है। Promising not to raise barrier can be important as lowering one because the promise give business a clearer view of their future market opportunity। व्यापार बाधाओं को बढ़ाने का वचन देना है उतना ही महत्वपूर्ण जितना उतने कम करना, क्योंकि ऐसे वचन से व्यवसायों को अपनी भावी बाजार अवसर की स्पष्ट झलक मिलती है। तो ये दोनों बिल्कुल, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट द राइट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन वो नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री, द सार्क, इसमें कनाडा नहीं आई और सब सही, सार्क में और सब आते हैं, तो इसका डी आंसर सही है। सदस्य देश कौन है, कौन सा पूछे देश नहीं है सार्क, तो सदस्य देश कौन से हैं वो देखिए, सदस्य देश हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और प्रेक्षक देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेक्षक देश ये हैं और सदस्य देश ये हैं, तो अफगानिस्तान का शायद ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश का चीन है, भूटान का यूरोपीय संघ है, भारत का ईरान है, मालदीव जापान, नेपाल मॉरिशस, पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सही है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ये भी सही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक संपदा की एक श्रेणी जो मानव बुद्धि का अमूर्त सृजन शामिल है। IPR does not include trade secrets and moral rights। IPR व्यापार रहस्य तथा नैतिक अधिकार शामिल नहीं है। तो सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट है, तो सी इसका आंसर है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, ये सही है, लेकिन IPR डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट मोरल राइट, ये गलत है। Among all methods of charging depreciation of fixed asset, diminishing balance method is the best method। अचल परिसंपत्तियों मूल्यह्रास चार्ज करने सभी विधियों में क्रमागत ह्रास शेष विधि सर्वोत्तम है, ये गलत है। Diminishing balance method of charging depreciation has been permitted under the income tax act 1965 for claiming reduction for depreciation, ये सही है। तो ए इसका गलत है और बी आर सही है। देखिए
चलिए देखते हैं हम लोग। ये गलत है, आर स्क्वायर डी दिया है। अचल परिसंपत्तियों मूल्यह्रास चार्ज करने की सभी विधियों में क्रमागत ह्रास से विधि सर्वोत्तम है, सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की स्थायी संपत्तियों में ह्रास के अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ह्रास चार्ज क्रमागत ह्रास विधि का प्रयोग मशीनरी पर ह्रास की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, मशीन के लिए किया जाता है। मूल्यह्रास के लिए कटौती का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए क्रमागत ह्रास से विधि अनुमेय है, सही है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत इस विधि में की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, फॉरेन अलाउंसेस फॉर रेंडरिंग सर्विस अब्रॉड, विदेश सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त विदेशी भत्ता, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। तो कंपनसेशन रिसीव बाई जो है इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से सेकंड। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, नौकरी की समाप्ति पर किसी कर्मचारी नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि, वेतन के स्थान पर लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, तो इसका आंसर जो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर ये होगा आपका। ठीक है, फॉरेन अलाउंसेस फॉर रेंडरिंग सर्विस अब्रॉड, तो ये उसका आंसर 4 होगा, पूर्णतः कर मुक्त है। तो पूर्णतः ये कर मुक्त है। क्या है, पूर्णतः ये कर मुक्त है। ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, एग्जम्पशन अप टू, मतलब निश्चित सीमा तक कर मुक्त है। ठीक है, फिर देखते हैं कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, कहेंगे प्रॉफिट एंड लीव ऑफ। ठीक है भाई, कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, तो ये कहलाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चिल्ड्रन हॉस्टल्स फॉरेन अलाउंसेस रेंडर इन सर्विस अब्रॉड, विदेश में सेवा प्राप्त प्रदान करने के लिए प्राप्त विदेशी भत्ता, फुल्ली एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस जो है पार्टली एग्जाम्प्टेड अप टू, मतलब एग्जाम्पशन है निश्चित सीमा तक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन दिया है, अंडर सेक्शन 194 IB of the Income Tax Act 1961, an individual or HUF is not required to get his account audited under section 44AB, who is responsible for paying to a resident any rent shall be deducted from income tax for the use of any land and building or both if the rent exceed, तो इसका आंसर होगा ए, 50,000 रुपये पर मंथ। इसका आंसर ए सही होगा, 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस divided from a company engaged in agriculture, income from dairy farm, poultry farm, income from the sales of replanted tree where denuded parts of the forest or replant and subsequent operation in forestry are carried out, तो इसका आंसर डी सही होगा, पुनः लगाए गए पौधे, जहां वन के खाली जगह में पौधे पुनः लगाए गए हों और बाद में वानिकी कार्यकलाप किए जाते हों तो बिक्री से प्राप्त, का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 150, गिवन दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस, फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू है 1,50,000, फेयर रेंट है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000, एक्चुअल रेंट है 2 लाख रुपये पर मंथ। ठीक है, 20,000 रुपये पर मंथ सॉरी। म्यूनसिपल टैक्स पेड ओनर बाय 20%, MV एंड रियलाइज रेंट 40,000, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, तो इसका आंसर सी होगा 1,70,000। कैसे,
अगर देखें वास्तविक किराया से कितना प्राप्त हो रहा है, वास्तविक किराया से प्राप्त हो रहा है 2 लाख रुपए। नगर पालिका एमवी का मूल्य है 1,50,000 का 20%, तो 1,50,000 हो गया। एक्चुअल रेंट हमारे हिसाब से गलत दिया हुआ है, ये 2 लाख होना चाहिए। तो 2 लाख में 30,000 घटाएंगे तो 70,000 आ जाएगा। इसका नीचे आंसर देख लीजिए, तो पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगता है जो एक्चुअल रेंट दिया गया है वो 2 लाख रुपए दिया गया है, 20,000 पर मंथ दिया गया। वास्तविक किराया जो है 20,000, 2 लाख रुपए कर लीजिए इसको, ठीक है। ये 20,000 जो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, ये 20,000 में एक जीरो बढ़ा लीजिए, मतलब कि 2 लाख हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए तो आपका आंसर सही आ जाएगा। धन्यवाद। सेकेंड सीरीज खत्म हो रही है। धन्यवाद।